नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को मिल सकता है एसटी स्टेटस, अमित शाह राजौरी में कर सकते हैं बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा शुरू हो रहा है। उनके दौरे को लेकर जम्मू से लेकर घाटी तक हलचल तेज हो गई है। इस दौरे के दौरान सबकी निगाहें मंगलवार को राजौरी में होने वाली जनसभा पर है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो इस सभा में अमित शाह जम्मू कश्मीर के एक बड़े तम के पहाड़ी समुदायों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। पहाड़ी समुदाय को एसटी स्टेटस दिए जाने की सालों से चली आ रही मांग पर बड़ा फैसला कर सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो यह फैसला बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार जम्मू कश्मीर दौरे पर शाम 7 बजे जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचते ही अमित शाह 4 अलग अलग डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी समुदाय के लोगों के साथ 1-to-1 भी वे करेंगे, जबकि राजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित किए जाने पर राजपूत समाज का एक दल उन्हें धन्यवाद देने के लिए पहुंचेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ऑपरेशन लोटस पंजाब में विफल, विश्वास मत जीतने के बाद बोले सीएम भगवंत मान। जी हाँ दोस्तों, पंजाब विधानसभा में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को विश्वास मत हासिल कर लिया। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ऑपरेशन लोटस को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और 6 महीने पुरानी सरकार को गिराने का आरोप लगाया। दोस्तों, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 27 सितंबर को विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया था। आप पार्टी के विधायक शीतल अंगुरल ने सोमवार को चर्चा की शुरुआत की। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि वे मांग कर रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष उन्हें शून्यकाल में मुद्दे उठाने तथा बोलने के लिए समय दे। भाजपा के 2 विधायक अश्वनी शर्मा और जंगीलाल महाजन सत्र का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने आप सरकार पर विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाकर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूएई में बदल गए वीजा के नियम, भारतीयों के लिए चिंता या अच्छी खबर। जी हाँ दोस्तों, यूएई में एडवांस वीजा सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसका असर वहां पर काम कर रहे प्रवासियों से लेकर विदेशी पर्यटकों तक सब पर पड़ेगा। साल 2022 में ही अप्रैल महीने में यूएई की कैबिनेट ने नए वीजा नियमों के प्रस्ताव पर मंजूरी दी थी, जिसके बाद सोमवार यानी कि अक्टूबर 3 से इसे लागू कर दिया गया। नए वीजा नियमों के लागू करने का मकसद यूएई की इमिग्रेशन और रेजिडेंसी पॉलिसी में बदलाव लाना है। दोस्तों, यूएई सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल सुल्तान यूसुफ अल नाउमी ने बताया कि यूएई के नए वीजा सिस्टम से न सिर्फ विदेश से आने वाले लोगों की परेशानी दूर होगी और वीजा प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि यह कोशिश है कि जिसके जरिए यूएई को निवास, काम करने और निवेश करने के लिए और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में फिर अशांति फैलाने की फिराक में आईएसआई, उधमपुर हमले के आतंकवादियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई सदियों से पहले जम्मू कश्मीर में अधिक से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है, ताकि वह दुनिया के सामने कश्मीर घाटी में अस्थिरता का मुद्दा उछाल सके। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि उधमपुर विस्फोट मामले में गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ में स्पष्ट रूप से पता चला है कि पाकिस्तान कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए अधिक से अधिक हथियार और गोला बारूद सीमा पार भेजने की कोशिश कर रहा है। यह हिंसा यह बताने के लिए है कि स्थानीय लोग दिल्ली के नेतृत्व को घाटी में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान लक्षित हत्या, विस्फोटक और हाइब्रिड हत्या सहित सभी तरह की कोशिश कर रहा है। श्रीनगर और उसके आसपास लगभग 300 छोटे हथियार पहले से ही तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बाइकॉट आदि पुरुष हुआ ट्रेंड, रावण बने सैफ के लुक से निराश हुए फैंस, मुगल शासकों से किया कंपेयर। जी हां दोस्तों, सुपरस्टार प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को लोग बाइकॉट करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया। इस टीजर को देखने के बाद जहां फैंस प्रभास और कृति को राम और सीता के रोल में पसंद कर रहे हैं, वहीं लोग सैफ के लुक को लेकर काफी निराश हो गए हैं। इसके साथ ही लोग फिल्म के वीएफएक्स से भी इंप्रेस नहीं है। आदि पुरुष
पूरी तरह से इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड है। टीजर देखकर लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे फिल्म में सिर्फ रावण नहीं बल्कि किसी मुगल शासक का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर #शेफ और #डिसअपॉइंट आदि पुरुष ट्रेंड हो रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्रोलर्स का कहना है कि यह फिल्म रामायण का अपमान है। वहीं ट्रोलर्स का यह भी कहना है कि फिल्म में सैफ अली खान अलाउद्दीन खिलजी जैसे लग रहे हैं। सैफ के हेयर स्टाइल पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, लाख बुराइयां थी रावण में लेकिन उसने कभी ऐसी हेयर स्टाइल नहीं रखी। इसके साथ ही ट्रोलर्स ने फिल्म के वीएफएक्स की बुराई करते हुए कहा कि रामायण कम और ड्रैकुला फिल्म ज्यादा लग रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती में नहीं पहुंचे सीएम केजरीवाल तो एलजी ने लिखी चिट्ठी, आम आदमी पार्टी ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दौरान 2 अक्टूबर को हुए कार्यक्रम में गैर मौजूद रहने का मुद्दा उठाया। एलजी की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया भी दी। एलजी की चिट्ठी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट में कहा कि कल 2 अक्टूबर को दिल्ली के सीएम का गायब रहना अत्यंत गंभीर। राजघाट विजय घाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम सहित सभी गणमान्य लोग आते हैं। निमंत्रण दिल्ली के सीएम की तरफ से भी होता है। यह महात्मा गांधी का, शास्त्री जी का और देश की परंपराओं का अपमान है। वहीं दोस्तों, सीएम को भेजी चिट्ठी में उपराज्यपाल ने कहा कि मैं यह कहने को बाध्य हूं कि 2 अक्टूबर को ना तो आप ना ही आपकी सरकार से कोई मंत्री मौजूद थे। देश की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर और कई विदेशी गणमान्य भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव का पहला हेल्थ बुलेटिन हुआ जारी। 24 घंटे से सीसीयू में एडमिट। केंद्रीय मंत्री बघेल मेदांता पहुंचे। धर्मेंद्र बोले दुआ कीजिए। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर बनी हुई है। सोमवार दोपहर को मेदांता अस्पताल ने पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें सिर्फ इतना बताया गया कि वह सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। उनकी बीमारी, ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन लेवल से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं दी गई। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य का हाल जानने मेदांता आए कार्यकर्ताओं से धर्मेंद्र यादव मिले। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, दुआओं की जरूरत है। रविवार शाम को मुलायम सिंह यादव की तबीयत दोस्तों अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें सीसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के अलावा परिवार के सभी लोग मेदांता अस्पताल में पहुंचे हैं। वहां उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की। सोमवार को भी शिवपाल यादव अस्पताल पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोलकाता के पंडाल में महिषासुर की जगह गांधी की मूर्ति लगाने पर एफआईआर, बवाल के बाद बदलाव। जी हां दोस्तों, कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल के आयोजकों ने महिषासुर की मूर्ति को एक विंग और एक पूंछ लगा दी। दरअसल यह मूर्ति दिखने में बिल्कुल महात्मा गांधी की प्रतिमा लग रही थी। जब इस पर विवाद खड़ा हुआ तो आयोजकों ने इसे महिषासुर का रूप दे दिया। शहर के रूबी बाईपास पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पंडाल में रखी गई यह मूर्ति रखी गई थी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता कौस्तव बागची ने रविवार को कोलकाता पुलिस में इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत की। बागची ने कहा कि गांधी को असुर के रूप में चित्रित करना देशद्रोह का कार्य है और उन्हें पूजा को तत्काल रोकने की मांग की थी। पूजा पंडाल के आयोजक चंद्रचूड़ गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने इसे खुद से नहीं बदला है बल्कि उनसे जबरदस्ती से बदलने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शिंदे और ठाकरे गुट का पहला चुनावी मुकाबला। अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में दोनों धड़े होंगे आमने सामने। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े की लोकप्रियता की पहली परीक्षा 3 नवंबर को मुंबई में अंधेरी विधानसभा क्षेत्र के होने वाले उपचुनाव में होगी। इस सीट का प्रतिनिधित्व शिवसेना विधायक दिवंगत रमेश लटके करते थे। आगामी चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी है, क्योंकि शिवसेना के दोनों ही धड़े पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर दांव चल रहे हैं। निर्वाचन आयोग फिलहाल असली शिवसेना और चुनाव चिन्ह के आवंटन पर फैसला करने से जुड़ी याचिकाओं पर अभी सुनवाई कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। मतगणना 6 नवंबर को होगी। दोस्तों, अंधेरी सीट विधायक लटके के निधन की वजह से खाली हुई। लगातार 2 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले लटके का इस साल मई में निधन हो गया था। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट ने मुंबई नगर निगम के पूर्व पार्षद मुरली जी पटेल को उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दिवंगत लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को इस सीट से उम्मीदवार बनाने की संभावना है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डोनबास के कई शहरों में यूक्रेनी सेना जीत की और रूस की ओर से लड़ रहे चेचन्य कमांडर ने दी परमाणु हमले की धमकी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार रात को ऐलान किया कि उनकी सेना ने दक्षिण यूक्रेन के 2 कस्बों पर दोबारा नियंत्रण कर लिया है। यूक्रेन लगातार दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में अपने शहरों पर दोबारा कब्जा जमाता जा रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि उनकी सेना ने खेरसन के 2 इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। यूक्रेन की सेनाओं के इस पलटवार से यह संभावना बढ़ गई है कि डोनबास के कई शहरों पर वह जीत की ओर बढ़ रही है। ज़ेलेंस्की ने रविवार रात को बताया कि यूक्रेन की सेना ने खेरसन क्षेत्र के अरखान, हेल्सिंक और पायरोलिबिवका की छोटी बस्तियों पर नियंत्रण पा लिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना की सफलता दोनेत्स्क लाइनमैन पर दोबारा कब्जे तक सीमित नहीं है। खेरसन के कई इलाकों पर दोबारा नियंत्रण भी कर लिया गया है। वहीं दोस्तों, रूस के चेचन्या क्षेत्र के प्रमुख रमजान कादिरोव ने परमाणु हमले की सुगबुगाहट को हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से रूस को मिल रहे लगातार झटकों के बाद रूस को कम क्षमता के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर विचार करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीबीआई ने दिल्ली एयरपोर्ट से रूसी नागरिक को किया गिरफ्तार, परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर किया था हैक। दोस्तों, सीबीआई ने पिछले साल हुई आईआईटी जेईई मुख्य परीक्षा में कथित हेरफेर के आरोप में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में कथित छेड़छाड़ के लिए विदेशी नागरिक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिस पर मुख्य हैकर होने का संदेह है। दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि जब रूसी नागरिक विदेश से हवाई अड्डे पर पहुंचा तो केंद्रीय एजेंसियों ने सीबीआई को सतर्क किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उसे तत्काल रोका और जेईई परीक्षा में छेड़छाड़ के सिलसिले में उसे हिरासत में लिया। इस मामले की जांच में पता चला था कि रसियन नागरिक एक बड़ा हैकर है। यह विदेशी नागरिक इस परीक्षा घोटाले का मुख्य आरोपी है। इससे पहले इस घोटाले में सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय आसमान में पहुंची ईरान चीन उड़ान में बम की अफवाह, वायुसेना ने भेजे जेट्स। जी हां दोस्तों, तेहरान से चाइना जाने वाली महान एयरलाइन की फ्लाइट में बम होने की खबर मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ये विमान कई देर तक दिल्ली के एयर स्पेस पर रहा और इस दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों ने इस पर पूरी तरह से नजर रखी। भारतीय वायुसेना ने बम की धमकी के बाद ईरान की राजधानी तेहरान से चीन के ग्वांझाऊ जा रहे महान एयर के यात्री विमान को रोकने के लिए अपने लड़ाकू विमान उसके पीछे भेजे। वायुसेना ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक घटना सुबह उस वक्त की है जब उड़ान संख्या W581 भारतीय वायु क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भर रही थी। भारतीय लड़ाकू विमानों ने सुरक्षित दूरी पर इस उड़ान का पीछा किया। विमान को पहले जयपुर और फिर चंडीगढ़ में उतारने का विकल्प दिया गया था। हालांकि पायलट ने कहा कि वह दोनों में से किसी भी हवाई अड्डे पर विमान नहीं उतारना चाहता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोबेल पुरस्कारों का ऐलान शुरू। मेडिसिन प्राइज 2022 स्वीडन के सावंते पाबो को 7 अक्टूबर को शांति पुरस्कार का होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज वीक 2022 शुरू हो गया। मेडिसिन कैटेगरी का पुरस्कार स्वीडन के सावंते पाबो को दिया गया है। उन्हें यह प्राइज जीनोम और मानव विकास के संबंधित रिसर्च के लिए दिया गया है। दोस्तों, सावंते का जन्म स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1955 में हुआ। फिलहाल वो जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इवोल्यूशन एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हैं। इसके अलावा वो ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान का भी हिस्सा हैं। नोबेल प्राइज वीक 10 अक्टूबर तक चलेगा। दोस्तों, 7 दिन में कुल 6 प्राइज अनाउंस होंगे। इनमें मेडिसिन का पुरस्कार 3 अक्टूबर को दे दिया गया है, फिजिक्स का 4 अक्टूबर को दिया जाएगा, केमिस्ट्री का 5, लिटरेचर का 6, पीस यानी कि शांति का 7 अक्टूबर और इकोनॉमिक्स का 10 अक्टूबर को दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एडम गिलक्रिस्ट ने चुने दुनिया के 5 महान T20 खिलाड़ी। सूर्य कुमार नहीं है, इस भारतीय को दे दी है जगह है। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धुरंधर विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने दुनिया के 5 महान T20 खिलाड़ी चुने हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने इस लिस्ट में सिर्फ एक खतरनाक भारतीय खिलाड़ी को चुना है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एडम गिलक्रिस्ट ने सूर्य कुमार यादव जैसे विस्फोटक भारतीय खिलाड़ी को नहीं बल्कि टीम इंडिया के एक अन्य धुरंधर को चुना। एडम गिलक्रिस्ट ने जो 5 महान T20 खिलाड़ी चुने हैं उनमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, इंग्लैंड के सफेद गेंद के कप्तान जोस बटलर, अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान, ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर और एक खतरनाक भारतीय खिलाड़ी का नाम शामिल किया है। दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट ने भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को चुना है।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने मैसूर पहुंची सोनिया गांधी, लंबे समय बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में लेंगी भाग। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल होगी। सोनिया गांधी यात्रा में शामिल होने के लिए सोमवार को मैसूर पहुंच चुकी है। दोस्तों सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को कर्नाटक के मंडिया में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगी। लंबे समय बाद सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। दोस्तों स्वास्थ्य कारणों के चलते वह पिछले कुछ चुनावों में प्रचार भी नहीं कर सकी थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की थी। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन यानी कि सोमवार को यहां चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। राहुल जब मंदिर गए तब उनके साथ उनके समर्थक और पार्टी के नेता भी थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 638 अंक गिरकर 56,788 पर बंद। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 9% लुढ़का। जी हां दोस्तों, मंदी की आशंकाओं से ग्लोबल बाजारों में खराब संकेत के चलते भारतीय शेयर बाजार में पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 638 अंक की गिरावट के साथ 56,788 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 208 अंक गिरकर 16,885 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में गिरावट रही, वहीं सिर्फ 3 शेयरों में तेजी दिखी। अडानी एंटरप्राइजेज, आइसर मोटर, अडानी पोर्ट्स, टाटा कंज्यूमर, मारुति हिंदुस्तान, यूनिलीवर, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को निफ्टी 50 के टॉप 5 लूजर रहे। वहीं दोस्तों ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बीपीसीएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, डीवीस लैब और भारतीय एयरटेल टॉप गेनर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली को तीसरे टी20 से आराम। टीम इंडिया जीत चुकी है सीरीज। इंदौर में आज होगा साउथ अफ्रीका से आखिरी मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मंगलवार को इंदौर में खेला जाना है। भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में हुए पहले 2 मैचों को जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। इसलिए दोस्तों भारतीय टीम मैनेजमेंट ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को तीसरे मैच से आराम देने का फैसला किया है। तीसरे मैच से आराम मिलने के बाद विराट कोहली अपने परिवार से मिलने मुंबई रवाना हो गए। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों में 3 और 49 रन की नाबाद पारियां खेली थी। दोस्तों इसी महीने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप शुरू होना है। इसे देखते हुए विराट को आराम देने का फैसला किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल ने चीन को दिया बड़ा झटका, बंद कर दी ये बेहद खास सर्विस। जी हां दोस्तों, चीन में गूगल अब कुछ अन्य कारणों और साथ में कोविड-19 की वजह से अपनी सेवाएं सीमित कर रहा है। इस क्रम में चीन हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया गया है। चीन के अंदर गूगल ने चीन में अपनी गूगल ट्रांसलेट सर्विस बंद कर दी है। इससे पहले गूगल ने अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चीन से दूसरे देशों में शिफ्ट की थी। इस क्रम में बड़ा कदम उठाते हुए गूगल ने अपने पिक्सल फोन निर्माण के लिए चीन की जगह भारत को वरीयता दी है। दोस्तों गूगल ने चीन में अपनी गूगल ट्रांसलेट सेवा भी बंद कर दी है। गूगल ट्रांसलेट चीन में गूगल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली चुनिंदा सेवाओं में से एक थी। दरअसल चीन में पश्चिमी देशों की सोशल मीडिया कंपनियां द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ज्यादातर सेवाएं प्रतिबंधित है। दोस्तों इसके संबंध में गूगल ने एक बयान जारी कर कहा कि चीन में कम इस्तेमाल के कारण गूगल ट्रांसलेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि चीन में कितने उपयोगकर्ता गूगल ट्रांसलेट सेवा का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आशिकी 3 में कार्तिक की कास्टिंग पर राहुल का रिएक्शन। एक्टर ने दी बधाइयां, बोले उनका फिल्म सिलेक्शन है लाजवाब। जी हां दोस्तों, आशिकी 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। फिल्म में कार्तिक आर्यन को बतौर लीड एक्टर कास्ट किया गया है। साथ ही अनुराग बसु इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। आशिकी 3 साल 1990 में आई फिल्म आशिकी का सीक्वल है। इस फिल्म से एक्टर राहुल रॉय ने अपना डेब्यू किया था। दोस्तों फिल्म में अनु और राहुल की आशिकी ने एक्टर को रातों रात स्टार बना दिया था। हाल ही में आशिकी 3 में कार्तिक की कास्टिंग को लेकर राहुल रॉय का रिएक्शन सामने आया। राहुल ने कार्तिक की तारीफ करते हुए उन्हें ऑल द बेस्ट कहा। पिंक विला को दिए इंटरव्यू में राहुल ने कहा कि आशिकी को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। कार्तिक के लिए राहुल का किरदार निभाना एक मुश्किल टास्क
टास्क होने वाला है। राहुल ने आगे कार्तिक की तारीफ करते हुए कहा कि कार्तिक एक अच्छे युवा एक्टर हैं, उन्होंने हमेशा सही फिल्में सेलेक्ट की है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े भी कार्तिक के फेवर में है, इसलिए मैं उन्हें एक ग्रेट फ्रेंचाइजी से जुड़ने के लिए बधाइयां देता हूं। राहुल ने आगे कहा कि मैं अभी तक कार्तिक से कभी नहीं मिला, हालांकि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम मिलेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस भारतीय का नाम जिसको कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।